हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया चैनल। नेट वाला भैया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, तो हम लोग कहां पे थे? तो हम लोगों ने उस दिन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म कर रखा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म में थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। दो थ्योरी का हमने बात किया था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से और एक मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है, चलिए, तो मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो आई होप कि आपने क्लास जरूर लगाया होगा और इस क्लास को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक एमसीक्यू रहता ही रहता है और पीवाईक्यूज में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को किसने दिया था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को किसने दिया था। तो इस वीडियो को जरूर लगा लेंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि हम लोगों ने तो दो चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर रखा है। तो आज जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा, वो थर्ड चैप्टर है हमारा डिमांड एनालिसिस। ठीक है, डिमांड एनालिसिस पे आज हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, तो आते हैं क्लास पे। वैसे डिमांड एनालिसिस तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई नया चीज नहीं है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले डिमांड होता क्या है, क्यों डिमांड अराइज होता है, डिमांड होता क्यों है, कैसे होता है, डिमांड को बोलते क्या है, सारी चीज को पहले हम लोग एक छोटे से लगभग 2 से 5 मिनट के क्रश के जरिए हम लोग समझेंगे कि वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, वो होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं डिमांड। डिमांड, हाउ डिमांड अराइजेस, डिमांड होता कैसे है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बात करते हैं इन द सेंस की कि किसी भी चीज को सबसे पहले क्या होता है, नीड। नीड होता है, उसके बाद होता है वांट। ठीक है, उसके बाद होता है डिमांड। ध्यान से इस पॉइंट्स को समझिएगा, यही तीनों पॉइंट आपको समझा देगा। नीड, सपोज दैट कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और या फिर आप कहीं पे हो, आपको भूख लगा है। तो भूख लगा है, दैट मीन्स आपको जो भूख लगा है, आपके अंदर जो हंगर है, तो आपको खाने की जरूरत है। तो भूख आपका क्या हो गया, नीड हो गया। इसको हम हंगर भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम लोग बात करें वांट। वांट क्या है भैया, भूख तो लगा है, भूख तो लगा है हमको। ठीक है, भूख लगा है, लेकिन वो भूख किससे मिटेगा, किसी भी चीज से मिट सकता है। लेकिन आपको खाना क्या है, आपको खाना है पैटीज। पैटीज खाना है, ठीक है, सपोज दैट आपको पैटीज खाना है। ठीक है, अगर आपको पैटीज खाना है तो वो आपका क्या हो गया, वांट हो गया। वो हो गया आपका वांट। ठीक है, पैटीज खा के ही आपका भूख मिटेगा, क्या यही डिमांड है? नहीं, उस वांट को पूरा करने के लिए आपके पास वो विलिंगनेस होना चाहिए पैसे को खर्च करने के लिए। तो जब ये आप नीड, वांट और डिमांड तीनों पॉइंट्स को जब आप फुलफिल करते हो, जब आप ये तीनों पॉइंट को फुलफिल करते हो, तो ये तीनों पॉइंट को फुलफिल करने के बाद आपका बनता है क्या, डिमांड। ठीक है, तो डिमांड में हम लोग अभी सारे चीजों को बहुत सरल भाषा में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो नीड, वांट, देन डिमांड। तो किसी भी चीज को, ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, दैट इज आवर डिमांड, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिए हमारे पास विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब पैसा भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, और उसको हम खरीद लिए हैं, दैट इज कॉल्ड आवर डिमांड। ठीक है, नीड, वांट, डिमांड। चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपका डिमांड घटेगा। ठीक है, और जब आपका प्राइस घटेगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है,
ये लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स को बस देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बाद। अब जैसे कि इसमें दो तरह का गुड्स बहुत ज्यादा सुनने का नाम मिलेगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको करना क्या है, आपको बस एक चीज याद रखना है, उसके बिना वो चीज अधूरा है, ठीक है। उसके बिना वो चीज अधूरा है, मतलब क्या सर, क्या आप बता रहे हो? जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है मतलब कि मेरा काम उसके बिना नहीं होगा, उसका काम मेरे बिना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर कार के प्राइसेस में कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो पेट्रोल के प्राइसेस में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कार का प्राइस, सपोज दैट कार का प्राइस अगर आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल का जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो लोग यहां पे कार को खरीदना कम करेगा, और जब कार को खरीदना कम करेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, और किसी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? हाँ, एक ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर का, क्योंकि ब्रेड और बटर हम लोग दो अलग अलग चीज नहीं है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज करते हैं कि ब्रेड में अगर बटर लगा दिए तब मिल करके वो सैंडविच हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको अलग करके नहीं यूज कर सकते हैं। तो अगर ब्रेड के प्राइस में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा तो उसका इफेक्ट कहां पे होगा? बटर में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स में। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट उसके जगह पे किसी और चीज को, ठीक है, उसके जगह पे किसी और चीज को, तुम नहीं तो कोई और सही। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे ले लेते हैं टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। मान के चलिए कि टी का प्राइस, चाय का प्राइस अगर आपका बढ़ जाता है तो चाय पीना बंद नहीं कर दोगे, चाय पीना आप कम कर दोगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो ठीक है मतलब बंद भी कर सकते हैं, लेकिन टी का लोग जो डिमांड होगा वो कम हो जाएगा और कॉफी का डिमांड घट जाएगा, लेकिन कॉफी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा तब, ठीक है। मान के चलो प्राइस फॉर टी बढ़ गया एंड डिमांड फॉर कॉफी, प्राइस फॉर टी और बढ़ गया है तो डिमांड फॉर कॉफी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व किए, ठीक है सर किए तो जरूर, लेकिन आप उस समय नहीं बोले, ठीक है हम बताते हैं। ये दो चीज को मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, ध्यान देना। प्राइस और डिमांड का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे का उल्टा रिलेशन है। कैसा है? उल्टा रिलेशन। तो जहां भैया उल्टा रिलेशन है तो तुम ऊपर जा रहे हो तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तुम ऊपर जा रहे हो तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स कैसा डिमांड है? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में बात करें तो किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब चाय का प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड ऑफ कॉफी भी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा क्या? डायरेक्ट रिलेशन। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और यहां पे आपको दिखने का मिलेगा इनवर्स रिलेशन, उल्टा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
सर इसमें और क्या क्या चीज पढ़ना है? देखिए एजम्पशंस को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि एजम्पशन से मोस्टली क्वेश्चंस इसमें क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो एजम्पशंस में बहुत मतलब हमको लगता है 6 से 7 एजम्पशंस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, ये सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूं, जो वर्ड को आप लोग को याद रखना है, सेटेरस पेरिबस। क्योंकि देखो मैं ये पहले एक्सप्लेन करने का रीजन यही है कि अभी जब हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में घुसेंगे तो ये सारे वर्ड्स बहुत बार यूज होंगे, और इन वर्ड्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ये पहला अगर आप स्लॉट जो है, पहला जो आप ये है पेपर्स अगर आप देख ले रहे हो, दैट मींस आपका अगला वाला इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, ध्यान दोगे, सेटेरस। मतलब कि अदर थिंग रिमेन सेम, बाकी सारे चीज क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट का बात कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बात कर रहे हो, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज जितने भी हम लोग एजम्पशंस लेंगे वो क्या होना चाहिए, सेटेरस पेरिबस, मतलब कि अदर थिंग रिमेन सेम, बाकी सारे चीज रिमेन सेम। चलिए, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स थे जो कि हम लोगों ने देख रखा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पढ़े क्या, डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज और, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड क्या दोनों सेम चीज है? नहीं। क्वांटिटी डिमांड हमें यह बताता है कि प्राइस में चेंज होने से उस क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, प्राइस के चेंज होने से उसके क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। डिमांड तो हम लोग नॉर्मली ये पढ़े कि प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, कितना घटा दैट वी डोंट नो। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल कि मान के चलो कि टी का प्राइस था पहले, सपोज दैट था 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज था तो हम उसको 100 रुपीज पर केजी मान के चलो, ठीक है। तो 100 रुपीज अगर पर केजी था तो हम लोग उस समय इसको कितना खरीद रहे थे, मान के चलो 1 केजी खरीद रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें कॉफी का, ध्यान देना, कॉफी का प्राइस अगर मान के चलो वहां पे 100 था, 100 रुपीज पर केजी, तो उसको हम खरीद रहे थे 500 ग्राम, या फिर हाफ केजी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ध्यान से कि टी के प्राइस में मान के चलो टी का प्राइस 100 से हो गया 150, एक एजम्पशंस ले लो, ऐसा कोई ये नहीं है, मैं एक बता रहा हूं। टी का प्राइस मान के चलो ये हो गया आपका ₹150 बढ़ करके, ठीक है, ये बढ़ के इतना हो गया। तो अब आप क्या करोगे, टी पीना बंद कर दोगे? हो सकता है बंद कर दो, लेकिन इन सर्टेन केसेस आप क्या करोगे, टी पीना बंद नहीं करोगे, उसके क्वांटिटी को घटा दोगे, और उसके टी के क्वांटिटी को घटाने के बाद, टी के क्वांटिटी को घटा दोगे और उसका यूज कहां कर लोगे, कॉफी में, ठीक है। कॉफी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना से बढ़ेगा वो हम लोग कैलकुलेशन, थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो वो सारे चीज को हम लोग इसमें देखेंगे, कवर करेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका थोड़ा सा नोट्स जो मैंने दे रखा, मैंने लिखा हूं, ये आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आपको आना है नोट्स पे। चलिए, डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलिए, मीनिंग ऑफ डिमांड, अब देखो जो हम पढ़ाए हैं वही सारा चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द मीनिंग, the concept demand refers to the quantity of goods or services that consumers are willing and able to purchase at various price during a given period of time, ठीक है। सर यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, चलिए इसको मैं इजी करता हूं, ठीक है। ध्यान देना आपको, एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है टाइम, PQT, ठीक है। PQT शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो। क्या बोल रहे हो सर, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिर से मैं एक बार इसको देख रहा हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ, वेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी
quantity of goods and services that consumers are willing and able to purchase various price during a given period of time, मतलब एक सर्टेन सम जो कि प्राइस हो गया, एक सर्टेन क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी हो गया, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के तहत जब आप कोई चीज को खरीदते हो तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, वही तो डिमांड है। चलिए अब आगे देखते हैं। पीक्यूटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको याद रखना है प्राइस, क्वांटिटी और टाइम ये सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इट इज नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स is something more than a desire to repurchase through the desire in one element of it. Suppose that कि एक beggar है, a beggar for instance many desire food but due to lack of means of purchase his demand is not effective. एक बेगर है, मान के चलो एक भिखारी है, उसको खाने को बहुत कुछ मन करता है, ठीक है, बहुत कुछ मन करता है, लेकिन क्या वो सब कुछ खा सकता है? नहीं सर, क्योंकि उसके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है तो क्या ये डिमांड कहलाएगा? क्या बात कर रहे हो सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बताए कि नीड तो उसका बर्गर खाने का मान के चलो है, पिज्जा खाने का है या पेटीज खाने का, बहुत सारा नीड्स है, लेकिन वांट उसका किस में है? ठीक है, विलिंगनेस भी तो होना चाहिए ना कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है। अगर उसके अंदर वो पैसा, उसके पास अगर वो पैसा है ही नहीं या उसके अंदर वो विलिंगनेस है ही नहीं, तो यहाँ पे डिमांड होगा क्या? नहीं होगा सर, ठीक है, नहीं होगा। चलिए, thus effective demand for a things depends on desire means to purchase, willingness to use those means of purchase। पहले आपके मन में इच्छा होना चाहिए, इच्छा होने के बाद मीन्स ऑफ परचेज, आप उसको परचेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, देन विलिंगनेस ऑफ परचेज, आप खरीद रहे हो, पैसा है आपके पास, ठीक है। अनलेस डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे, इट नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। वन इज क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए कि एक प्राइस में चेंज होने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है, वो होता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जनरली ये बताता है कि अगर कोई चीज पहले 10 रुपए में मिल रहा था तो हम 1 केजी खरीद रहे थे, अब हमको वही चीज 20 रुपए में मिल रहा था, हम उसको कितना कर देंगे? 500 ग्राम, मतलब आधा केजी खरीदेंगे। तो क्वांटिटी क्या हो गया? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए, at different price different quantities of a commodities are generally demanded. The second things is that quantity demanded is a flow, ठीक है। we are concerned not with a single isolated purchase से कभी हम लोग कंसर्न नहीं करते, but with a continuous flow of purchase and we must therefore express demand as so much per period of time। 1000 dozen of oranges per day, 7000 dozen oranges per week and so on। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल देख सकते हो कि 1000 डजन ऑफ ए ऑरेंज पर डे, अगर एक दिन में 1000 यूज करें, दैट मीन 7 डेज में कितना यूज करना चाहिए? 7000। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए? बिल्कुल। इन short, by demand we mean the various quantities of a given commodity or services which consumer would buy in one market in a given period of time at a various price। तो यहां पे आप देख रहे हो क्वांटिटी, टाइम, प्राइस, और एट वेरियस इनकम और एट वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपका जो भी इनकम होगा या फिर आपका जो भी उस प्रोडक्ट उसके रिलेटेड जो प्राइस होंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो सारे चीज फैक्टर्स इसमें काफी ध्यान देने पड़ते हैं, तभी जाकर के डिमांड्स जो है पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला वाला जो हम लोग जाकर के सेल्फ एक्सप्लेनेशन था, उसको देखने के बाद ये देखिएगा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स क्या होता है? डिटरमिनेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। The numbers of factors that influence household demand for a commodity important among these are। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही जो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को काफी तरीके से अफेक्ट भी करते हैं,
ठीक है। और ये सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो ये जो हम लोग आगे चल के जो एजम्पशंस वगैरह थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा दिमाग में घुसेगा नहीं। चलिए डिटरमिनेंट्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स, वो है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे मैटर करता है, ध्यान देना, वो कैसे हाउस होल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस मींस यू नो कि दबाव कैसे बनाता है। दबाव तो यहाँ पे कोई आके बंदूक दिखा के दबाव नहीं बनाता है, बट प्राइसेस जो होते हैं कितना बढ़ रहा है घट रहा है, वो एक हाउस होल्ड के इनकम में अगर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है तो इनकम तो भैया इतना है, अगर प्राइस इतना हो जाता है तो आप इतना तो खर्च नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको इनकम के अकॉर्डिंग या फिर उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको एक छोटा सा बजट भी तैयार करना पड़ता है, जिसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेटरस पेरिबस वर्ड यूज किए थे अभी थोड़ी देर पहले हम। अदर थिंग्स रिमेन सेम, दैट इज अदर थिंग बीइंग इक्वल द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, इनवर्सली का मतलब क्या होगा, प्राइस बढ़ा, देखो मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहां पे, प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, तो देखो कहीं ना कहीं यहां पे उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन, दैट इज ओनली इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए इट इंप्लाइज, क्या बोला है, इट इंप्लाइज, वन सेक, चलो, it implies that rise in price of the commodity brings about fall in its purchase and vice versa। मतलब कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो वाइस वर्सा का मतलब जैसा पहले बोला है उसके जस्ट अपोजिट। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी ये देखने को मिलता है। चलो मैं एक छोटा छोटा सवाल करता हूं, आई होप आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। आप अपने में एनालिसिस करना कि अगर जैसे कि सबसे पहले यहां पे बात किया इनकम, तो इनकम में चेंज होने से अगर जैसे सपोज दैट कि मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ रहा है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा कि घटेगा। आई होप कि आपने बोला होगा कि कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी हमारा बढ़ेगा, और अगर इनकम घटेगा तो कंजम्पशंस भी घटेगा, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बात कर रहे थे कि अगर चाय का दाम बढ़ा, ठीक है, और कॉफी का प्राइस उतना ही है जितना पहले था, चाय का दाम बढ़ गया तो यहाँ पे कॉफी के डिमांड में हमको चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, related commodities are of two types. Number one is complementary goods and the other is a competing goods or substitute goods. Competing goods को ही क्या कहा जाता है, substitute goods। तो related commodities में आपको दो चीज के बारे में देखना है, पहला complementary goods, दूसरा competing goods, जिसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, substitute goods। चलिए वेरी गुड, पढ़ते हैं धीरे धीरे। Complementary goods are those goods which are consumed together or simultaneously। एक ही साथ यूज करेंगे। खाली ब्रेड खाने में मजा नहीं आएगा, ब्रेड के साथ बटर लगा के खाते हैं तब मजा आता है, ब्रेड को सैंडविच बना के खा रहे हैं बटर लगा के तब मजा आ रहा है। तो ब्रेड एंड बटर इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल थोड़ा अलग दिया, मेरा एग्जाम्पल थोड़ा अलग रहता है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर। अब भैया आपको शुगर है तो हम नहीं जानेंगे, शुगर नहीं है तब हम बात कर रहे हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोल, मतलब कार पेट्रोल, पेन एंड इंक आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है, पेन एंड इंक आर यूज्ड टुगेदर। तो पेन और इंक को हम लोग क्या है, साथ में यूज करते हैं, बिल्कुल सर, बिना इंक का पेन कैसे यूज करेंगे, और बिना पेन का अगर बिना पेन का हम लोग रिफिल से कैसे लिख लेंगे। तो दोनों चीज क्या है, एक दूसरे का पूरक है, एक का यूज नहीं करते हैं और दूसरा का यूज कर रहे हैं तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर प्राइस।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉल इन प्राइस ऑफ ए पेट्रोल ड्राइवन कार्स वुड लीड टू राइज इन द डिमांड ऑफ पेट्रोल। जैसे कि अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कार का प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग कार खरीदना कम करेंगे, और जब कार खरीदना कम करेंगे तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, गाड़ी ज्यादा चलेगी नहीं, और गाड़ी ज्यादा जब चलेगी नहीं तो पेट्रोल का भी प्राइस क्या हो जाएगा, पेट्रोल का तो प्राइस उतना ही है लेकिन पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड विद ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक के जगह पे दूसरे को यूज कर पाना। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ठीक है, इंक पेन एंड बॉल पेन, इंक एंड पेन नहीं, इंक पेन एंड बॉल पेन आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर इजिली, जिसको एक के दूसरे जगह पे यूज किया जा सकता है। तो व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन leads to fall in the quantity demanded of its substitute। एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे के डिमांड बढ़ जाएगा लेकिन पहले वाले का डिमांड घट जाएगा। लेकिन यहां पे एक लाइन दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझा रखा था, सेटरस पेरिबस, मतलब उस प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल if the tea falls people will try to substitute it coffee and demand more of its coffee, demand more of it and less of coffee, that is the demand of tea will rise and that of coffee will fall। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि प्राइस टी का घट रहा है और कॉफी का दाम उतना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड फॉर द टी बढ़ जाएगा एंड डिमांड फॉर द कॉफी घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड। लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड, भैया मेरा इनकम घट गया तो क्या मैं जो पहले प्रोडक्ट यूज कर पा रहा था उस प्रोडक्ट को उतना ही यूज कर पाऊंगा जितना अभी यूज कर रहा था? नहीं, या तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में कम होगा या फिर हम उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्या है ये पॉइंट? ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेटरस पेरिबस का बात कर रहा है, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, उसके इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस द लार्जर द एवरेज मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड द लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स, कि अगर उसका इनकम ज्यादा होगा तो उस प्रोडक्ट के प्रति या फिर किसी पर्टिकुलर गुड्स के प्रति उसका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और कंजम्पशन ज्यादा होगा दैट मींस उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए, हाउएवर देयर आर सर्टेन कमोडिटीज फॉर व्हिच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम। कुछ ऐसे भी होते हैं मनी इनकम बढ़ने से क्या होता है, उन सारे प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को क्या कहा जाता है, तो ऐसे गुड्स को आपको इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। इंफीरियर गुड्स मतलब कि जनरली जैसे कि एक मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कि मार्केट स्टार्टिंग में जाते हैं और एक होता है मार्केट के एंड में जाते हैं, जैसे कि वीकली बाजार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वीकली सब्जी मार्केट है तो अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो आपको कोई भी सामान महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा क्योंकि उसके पास वाइड वैरायटी में अवेलेबल है, आपके पास चूज करने का ऑप्शन है। लेकिन जैसे जैसे शाम होगा और उसके प्रोडक्ट में क्या होंगे, चुने हुए सामान है वो बच जाएंगे। सपोज दैट कि आप टमाटर खरीदने के लिए गए हो, ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन जैसे शाम हो जाएगा तो उसके पास वही सामान बचा हुआ होगा जो चुना हुआ माल है, तो वैसे समय पे वो क्या करेगा, उस सामान को कम प्राइस में बेच करके निकल जाएगा। तो वो सामान जो नॉर्मल गुड्स स्टार्टिंग में था, शाम में था नॉर्मल गुड्स, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगा वो इंफीरियर गुड्स में होगा। क्यों? क्योंकि वो चुना हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, वो बचा हुआ है, तो वो इंफीरियर गुड्स के कैटेगरी में आ गया। तो भैया जब मेरा इनकम बढ़ गया है, हम वो क्यों प्रोडक्ट को खरीदेंगे, हम तो पहले जाकर के मार्केट से सब्जी खरीद करके लेके आ जाएंगे। तो जो पहले जाके खरीद करके लेके आ गए वो नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स के केस में याद रखोगे कि अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स के डिमांड के प्रति घटेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, these goods
These goods are called inferior goods, ठीक है. Even in case of the other goods, the response of quantity demanded to change in their price is not same proportion. Same proportion में भी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है. तो if goods are such that satisfy the basic necessity, जैसे कि food हो गया, clothing हो गया, shelter हो गया, रोटी कपड़ा मकान, in life, a change in price will cause an increase in demand for the necessity will be less than the proportionate to increase in income. तो भैया अगर हमारे प्राइस में, तो देखियो इंफीरियर गुड पे बहुत लंबा चौड़ा हमने बात कर लिया है, तो इंफीरियर गुड्स पे काफी ध्यान रखना होगा. इंफीरियर गुड्स होता क्या है, कैसे उसमें डिमांड और प्राइस में इफेक्ट होता है, वो भी चीज ध्यान रखना होगा, ठीक है. दिस इज बिकॉज as people become richer, there is a relative decline in the importance of food and the other non-durable goods in overall consumption pattern and a rise in importance of the durable goods such as TV, car, house, etc. तो नॉन ड्यूरेबल, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें उसका डिमांड घटता जाएगा. और भले प्राइस ज्यादा है, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स का भले प्राइस ज्यादा है, लेकिन वो उस पे शिफ्ट करेगा और उसका प्रोडक्ट मतलब उसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा करने लगेगा. तो ये हो गया आपका कौन सा थर्ड पॉइंट, क्या था, लेवल ऑफ इनकम ऑफ हाउस होल्ड. तो हम लोग दोनों कैटेगरी में देखे कैसे इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट कितने पॉइंट बचे हैं, आई थिंक ये लास्ट है. चलो नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस, ठीक है. टेस्ट तो आपको पता है ना, खाते हो, टेस्ट आता है मुंह पे. चलो प्रीफरेंस किसी चीज को देते हो, हाँ देते हैं, बहुत देते हैं. चलो किस चीज पे बात नहीं करेंगे, हमको पता है. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के बाद किसी भी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है, ठीक है. हम लोग चाहते हैं कि थोड़े टाइम पे नहीं, करीबन अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को अगर 6 महीना साल भर यूज कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूटिलिटी धीरे धीरे घटने लगता है, तो फिर हम लोग शिफ्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हम लोग का सेम नहीं रहता है. चलिए, विच आर आउट ऑफ फैशन, फैशन से बाहर, ठीक है. फैशन कहता हूं, लड़कों को कोई आइडिया है नहीं, हम खुद ही एक लड़का, हमको बुद्धि नहीं है फैशन के बारे में. लेकिन अगर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो फैशन में कितना चेंजेस आता है. फॉर एग्जाम्पल पहले ये ड्रेस चल रहा था, अभी ये ड्रेस चल रहा है, तो वो लोग कभी भी आपको आउटडेटेड नहीं दिखेंगे, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड होता है. दैट इज योर प्रीफरेंसेस, ठीक है. कंज्यूमर में इवन डिस्कार्ड अ गुड even before it is fully utilized and prefer another goods which is in fashion. तो देखो, जो भी कंज्यूमर होगा वो आपको उस गुड्स के प्रति ज्यादा प्रेफरेंस देगा जो अभी फैशन में है. तो फैशन में होने से कैसे पता चलता है, तो जिस चीज का ज्यादा लोग यूज करने लगते हैं तो वो चीज फैशन में होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर LCD LED टेलीविजन एंड मोर पीपल्स आर discarding their normal television even though they could have still used it for some more years. जैसे कि पुराना डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, वो डब्बा वाला जो टीवी हुआ करता था, वो हम लोग क्या करते थे, एक समय हम लोग उसको बहुत यूज करते थे. लेकिन आज अगर आप मोस्टली घर पे चले जाओ तो आपको LCD और LED देखने को मिलेगा, ठीक है. पहला बात तो वो पतला है, खूबसूरत है, कम जगह लेता है. लेकिन जो पुराने टीवी थे वो अच्छे होने के बावजूद लोग इस पे शिफ्ट हो गए. तो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टाइम टू टाइम हमारा प्रेफरेंस क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है. वेरी गुड. चलिए आगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. डेमो दिखाना समझते हो, डेमो दिखा करके लोग आपको क्या बोलते हैं, अरे ये प्रोडक्ट लो ना, देखो इसका डेमो कितना खूबसूरत ये काम करता है, ठीक है. एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर LCD LED टेलीविजन मे बी अफेक्टेड बाय सीइंग वन इन हिज नेबर और फ्रेंड्स हाउस. सपोज दैट आप अपने दोस्त के घर गए खाने पे, देखे घर बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, बड़ा अच्छा उसमें लग रहा है देखने को, और प्लस दोस्त के घर है या नेबर के घर में है, तो भाई मेरे घर पे क्यों नहीं हो सकता है, रिप्लेस करो वो डब्बे वाले टीवी को और ये लेकर के आते हैं. तो यहाँ पे वो टीवी अभी भी वर्क कर रहा था, लेकिन आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज होने के कारण आप उस टीवी को LCD या LED से रिप्लेस कर दिए, ठीक है. चलिए, ये था आपका क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, जहां पे
कभी कभी हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ज्यादा प्रीफरेंस या फिर प्रीफरेंस इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम लोग इस पे अपना प्रेस्टीज भी ढूंढने लगते हैं सोसाइटी में, ठीक है। चलिए अदर फैक्टर में आपको देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम एक सेकेंड apart from above factor the demand for a commodity depends upon the following factor। ऊपर में जो फैक्टर्स पढ़े उसके अलावा भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि नीचे में ध्यान देना होगा। सबसे पहले साइज ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जनसंख्या भी मैटर करता है। कैसे? तो जनरली लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और अ रीजन ग्रेटर द डिमांड ऑफ द कमोडिटीज इन जनरल। जिस कंट्री का पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा उस कंट्री में प्रोडक्ट का डिमांड भी ज्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्या आपका कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इफ देयर आर मोर ओल्ड पीपल इन अ रीजन, ज्यादा बुढ़े लोग हैं, द डिमांड फॉर द स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स, व्हील चेयर, ये सारे चीज का डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बूढ़े लोगों को जरूरत क्या होता है? एक डंडे का जरूरत है, चश्मे का जरूरत है, ठीक है, व्हील चेयर का जरूरत है। तो क्या बोला है? will be high similarly if the population consists of more of children। तो वहीं अगर पॉपुलेशन बच्चों का ज्यादा होगा तो हमें क्या क्या ध्यान देना होगा? बच्चों का छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉयज, बेबी फूड्स, टॉफीज, उनके खिलौने वगैरह पे हम लोग को ध्यान खिलौना वगैरह पे देना पड़ेगा क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। लास्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एक बात बताओ, क्या सारे लोगों का इनकम जो है वो सेम होता है? नहीं, अनइक्वल होता है। चलो देखो हम समझना इस बात को ध्यान से। द वेल्थ ऑफ वेट अ सेकेंड, द वेल्थ ऑफ ए कंट्री में बी so distributed that there are a few very rich people while the majority are very poor। हमारे कंट्री में देखो तो कुछ ही लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं लेकिन बाकी सारे लोग थोड़े गरीब हैं। तो अंडर सच कंडीशंस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ाएंगे। द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ ए कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस फॉर द प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम टू द रिच पीपल इज लेस देन द अदर पुअर पीपल। तो हमारे यहाँ पे पुअर पीपल क्या होंगे? पुअर पीपल का अगर जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पुअर पीपल का जो भी प्रोडक्ट यूज होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू रिच पीपल। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर will be comparatively less if the distribution of income is more equal then the propensity of the consume of the country as whole will be relatively high indicating the higher demand for the goods। तो जो पहला पॉइंट था उसी के जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। apart from the above factor such a class group education, marital status, consumers expectation with regard to the future price and whether the conditions also play an important role in influencing the household demand। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके, ये सारे डिटरमिनेंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग एक डिमांड के बारे में पूरा समझते हैं। चलिए आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।